हर कोशिका जीवित है, लिविंग है, जिंदा है। जी सर। वही जिंदा है, इस वजह से हम भी जिंदा है। और हमारी हर कोशिका अपने सारे काम करती है, वो सांस भी लेती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी निकालती है, ब्लड सर्कुलेशन भी करती है, वो सारे हर कोशिका अपने सारे काम करती है। और उसको अपने सारे काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। कुछ भी, कोई भी फंक्शन होगा, मान लो पंखा चल रहा है, पंखे को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लाइट को चलने के लिए क्या चाहिए? मुझे बोलने के लिए क्या चाहिए? आपको सुनने के लिए क्या चाहिए? हर कुछ भी वर्क होगा तो उसको करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो सेल अपने जो सारे काम करती है उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो कहां से मिलती है उसको एनर्जी? उसका क्या सॉल्यूशन, कहां से आती है? सेल के अंदर एनर्जी कहां से आती है? फूड से आती है, समझ गया। लेकिन वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है? कोशिका के माध्यम से। इसके लिए ईश्वर ने वो की है। आप कभी भी जब आपने कुछ ने मेडिकल साइंस किया हो या अपने बच्चे आपके पढ़ते हो उससे पूछना, हमारी हर कोशिका के अंदर एक भगवान ने पावर हाउस बनाया, उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। एक जगह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस, उस पावर हाउस में एनर्जी जनरेट होती है। पावर हाउस है, उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, उस जगह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जो भी शरीर कोशिका को काम करने के लिए, कोशिका को काम करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो कहां बनती है? उस पावर हाउस में होता है। अब आगे की कहानी समझते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है कोएंजाइम Q10। क्या नाम है? कोएंजाइम। लिख लो इसको, जो लिखना चाहिए। एक एंजाइम है हमारे शरीर में जिसका नाम है कोएंजाइम Q10। अब ये एंजाइम क्या है समझना। ये एंजाइम क्या है, कहां पाया जाता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। Coenzyme Q10 is a naturally occurring compound found in every cell of body। शरीर की हर कोशिका में ये कोएंजाइम Q10 पाया जाता है। पहली बार कहां पाया जाता है? कोशिका में। शरीर की हर कोशिका में प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है। अब इसका काम क्या है? It plays a vital role in energy production। जो वहां पर एनर्जी बन रही है ना, उसको एनर्जी को बनवाने में जो मेन योगदान हो किसका है? इस कोएंजाइम Q10। समझ में आया? जी सर, जी सर। दो चीजें याद रखनी है। कोएंजाइम Q10 कहां पाया जाता है? शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। उसका काम क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। बस। अब ये जो कोएंजाइम Q10 है ना, ये एनर्जी देता है जिससे कोशिकाएं अपने काम करती हैं, वो जिंदा रहती हैं और इसी वजह से हम भी जिंदा रहते हैं। अब ये कोएंजाइम Q10 क्या है, इसकी जर्नी समझते हैं। जब हम पैदा हुए ना, बच्चा पैदा हुआ, सेल बनी, तो भगवान नेचुरल तौर पे ही बनाता है। हर कोशिका में भर के ही भेजा है भगवान ने इसको। कोएंजाइम Q10 हर कोशिका में नेचुरल तौर पे भर के ही भगवान ने भेजा है। अब होता क्या है, जब आप बच्चे होते हैं, आपके अंदर कोएंजाइम Q10 बहुत अधिक मात्रा में है, आप फुल एनर्जेटिक होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, तब तक तो आपका कोएंजाइम Q10 का स्तर ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही उसके बाद उम्र बढ़ने लगती है, ये कोएंजाइम Q10 का स्तर है वो कम होने लगता है। जैसे कोएंजाइम Q10 का स्तर कम होने लगता है, हमारी शरीर की एनर्जी भी कम होने लगती है। एक छोटा सा बच्चा ले आओ आप अभी, उसको यहाँ छोड़ दो, वो पूरे दिन इधर से उधर दौड़ता रहेगा, चेयर पे भी चढ़ जाएगा, गिर जाएगा। वो आपको लगेगा यार बच्चे यही नहीं है क्या? एनर्जी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोएंजाइम Q10 बहुत ज्यादा है। समझना, सारा खेल इस कोएंजाइम Q10 का है। बच्चों में ये कोएंजाइम Q10 बहुत ज्यादा है, इसलिए फुल एनर्जेटिक होते हैं। यस। आप अब्दुल जी, आपकी उम्र क्या है? 49। जब आप 25 साल के थे, जो एनर्जी थी वो आज उतनी है? जब 18 साल के थे, जो ताकत, जो एनर्जी थी वो आज है नहीं। यही है बुढ़ापा। हमारा जो कोएंजाइम Q10 है ना, इसका 20-22 साल, 25 साल की उम्र तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये कम होने लगता है और हमारी एनर्जी, बच्चा है वो भाग के जाएगा, एक बूढ़े आदमी को छोड़ दो कैसे जाएगा? धीरे धीरे जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं, बच्चे में एनर्जी ज्यादा है। समझ में आया? समझ में आया? बच्चों में ये कोएंजाइम Q10 बहुत ज्यादा, क्योंकि भगवान ने बना के भेजा है। धीरे धीरे समय के साथ ये घटने लगता है और हमारी एनर्जी कम होने लगती है। धीरे धीरे एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, मर जाएंगे। बस ये है इसकी जर्नी, ये इसका नेचुरल फिनोमिना है कोएंजाइम Q10 का। इसीलिए हमारी एनर्जी 25-30 के बाद कम होने लगती है। ये तो इसका नेचुरल फिनोमिना। अब एक खुशी की बात ये है कि कोएंजाइम Q10 20-25 साल के बाद कम होने लगता है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एक खुशी की बात ये है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चाहे, हम सब के लिए पॉसिबल है कि
कि 20, 25, 30 साल की उम्र के बाद भी कोएंजाइम Q10 के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कैसे सर? हाँ, वो बताऊंगा कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर इसके कोएंजाइम Q10 के स्तर को आपने बढ़ा दिया तो सोच के देखो, आपकी उम्र 100 साल हो जाएगी, आपकी एनर्जी इतनी रहेगी, मतलब आप बूढ़े नहीं होगे, उम्र जरूर बढ़ेगी, बुढ़ापा नहीं। क्या बात बस हमें क्या करना है, कोएंजाइम Q10 के स्तर को बढ़ाना। यस। अब कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? ऐसा कोई खाना खाना जिसमें कोएंजाइम Q10 ज्यादा हो। ये फूड में मिलता है, किसी भी खाने में मिलता है। ऐसे कुछ फूड है, जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे कुछ फूड एग्जांपल, जैसे नॉन वेज कोई खाता है तो चिकन, अगर मटन खा सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो। ये जो कुछ फूड ऐसे हैं जिसमें कोएंजाइम Q10 बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर ये खाना आप खाओगे तो कोएंजाइम Q10 ज्यादा बढ़ेगा और आप जल्दी बूढ़े नहीं। इसको और बारीकी से समझते हैं, इसको और बारीकी से समझते हैं कि कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ये तो खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, हमें रोजाना कोएंजाइम Q10 कितना चाहिए। एनर्जेटिक रहने के लिए हमें रोजाना कितना कोएंजाइम Q10 चाहिए, पहले वो देखते हैं। हमें रोजाना, लिख लो, हमें डेली रिक्वायरमेंट है कोएंजाइम Q10 की, वो है 30 से 100 मिलीग्राम। कितना चाहिए? रोजाना 30 से 100 मिलीग्राम कोएंजाइम Q10 चाहिए। अगर आप चाहते हो आपका एनर्जेटिक जो कोएंजाइम Q10 का स्तर कम ना हो और आप हमेशा जमा करें। कितना चाहिए? 30 से 100 ग्राम, 1 मिलीग्राम। 30 से 100, एक एवरेज मान लेते हैं, मिनिमम 30 से मैक्सिमम 100 है, तो 50-60 डेली मिल जाएगा। अच्छा काम चल जाए। कितना चाहिए रोज? 30 तो मिनिमम है, इतना तो चाहिए ही, लेकिन 50-60 मिल जाए तो और बढ़िया। 50%। अब मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? नॉन वेज कितने लोग खाते हैं? यस, हम भी नॉन वेज ज्यादा लोग खाते हैं यहाँ पर। नॉन वेज काफी सारे लोग खाते हैं। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, पहले उनके लिए बताता हूँ। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बहुत आसान सा तरीका है। चिकन जो खाते हैं, चिकन 1 किलो अगर वो चिकन खाते हैं तो उसमें उनको 24.2 मिलीग्राम कोएंजाइम Q10 मिलता है। 1 किलो खाना पड़ेगा। 1 किलो चिकन, वो भी शुद्ध चिकन। 1 किलो चिकन में कितना है? 24.2। और रोज का कोएंजाइम Q10 कितना चाहिए? कम से कम 50-60। तो रोज का कितना चिकन खाना पड़ेगा? 2 किलो खाना पड़ेगा। रोज का 2 से 2.5 किलो चिकन खाना पड़ेगा। बस, बहुत आसान। एक आदमी को सर नहीं खा पाएंगे तो कैसे पूरा होगा? इसलिए हो नहीं रहा, इसलिए तो बूढ़े हो रहे हो। दूसरा कोई रास्ता है? खा पाएंगे 2 किलो चिकन रोज? खाएंगे या नहीं? ना तो मेरे ख्याल पेट से पॉसिबल है, ना जेब से पॉसिबल है। एक घर में अगर 5 आदमी है तो 10 किलो चिकन रोज चाहिएगा। एक आदमी के लिए 2 किलो है, 5 आदमी के लिए 10 से 12 किलो चिकन रोज चाहिएगा। नहीं कर पाएंगे? रोज चाहिए, नहीं खा पाएंगे। चलो फिर भी नॉन वेज वाले तो कर ले, जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी है, हमारी तरह है, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जो चिकन खाते ही नहीं, वो कैसे पूरा करेंगे? उनके लिए कुछ तो है। नॉन वेज जो चिकन नहीं खाते उनके लिए कैसा पूरा करेंगे? उनके लिए भी एक अच्छा सोर्स है मूंगफली सर। 1 किलो मूंगफली खाने से 26 मिलीग्राम मिलता है। 2 मिलीग्राम ज्यादा। 1 किलो मूंगफली से कितना मिलता है? 26, यानी कि 26 मिलेगा। तो रोज की कितनी मूंगफली खानी पड़ेगी? 1 किलो खा ही नहीं पाएंगे। लगभग 2 किलो 50 ये 2 किलो मूंगफली खानी। ये भी संभव नहीं है। खा पा लेंगे? ये भी संभव नहीं है सर। नहीं, मुश्किल। 2 किलो मूंगफली नहीं खा पाएंगे रोज, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। ये जो मैंने 2 फूड बताई, हाईएस्ट फूड है, इससे ज्यादा किसी में नहीं है। अब सोच लो आपका कोएंजाइम Q10 कैसे पूरा होगा? ये सबसे ज्यादा है। सर आप कुछ बताएं तो कुछ रास्ता कुछ और बताऊं? हाँ जी सर। 2 किलो मूंगफली खाना भी आसान नहीं है, 2 किलो चिकन खाना भी आसान नहीं है। यस। तो फिर और तरीका मैं बताऊं। हाँ जी सर। वो ढंग से समझना, जिसके बारे में हम बात करें, कलौंजी। कलौंजी का जो तेल है ना, ब्लैक सीड ऑयल, वो एक ऐसी चीज है जिसमें इस धरती में सबसे ज्यादा कोएंजाइम Q10 पाया जाता है। और उसी तेल से हमने कैप्सूल तैयार किया है, और उस कैप्सूल का नाम है लाइफ ऑन कैप्सूल। और आपको जान के अच्छा लगेगा, अगर 1 लाइफ ऑन कैप्सूल आप खाते हो रोजाना, तो आपको 1 लाइफ ऑन कैप्सूल से 80 मिलीग्राम कोएंजाइम Q10। बहुत बढ़िया। एक कैप्सूल से कितना मिलता है? 80 mg। रोज का चाहिए कितना था? 80 मिलीग्राम। 30 से 100, और मिल गया कितना? 80 मिलीग्राम। हुआ है नहीं हुआ? जी सर, हो गया। अब आप एक बात बताओ, 2 किलो चिकन खाना आसान है या 1 कैप्सूल खाना आसान है? 1 कैप्सूल सर।
2 किलो मूंगफली खाना आसान है, एक कैप्सूल खाना। एक कैप्सूल सर। 2 किलो चिकन सस्ता पड़ेगा, एक कैप्सूल सस्ता पड़ेगा। एक कैप्सूल 400 रुपए का है पूरे महीने का। कौन सी नाम है सर? है? आगे पेट में होता है, इधर प्लेसेंटा और ये नाल बनती है और सबसे पहले ये अंग बनता है, फिर धीरे धीरे यहाँ से सारा शरीर बच्चे का बन जाता है। ये हमारी जड़ें हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना तो खाना खा रहा है ना सांस ले रहा है, तो उसके शरीर के जो अंग बने हैं उन सबको जो पोषण है कहाँ से जा रहा है? सारा सर नाभि से। कहाँ से जा रहा है? नाभि से। मतलब दिमाग को अगर पोषण चाहिए तो कहाँ से जा रहा है? नाभि से। इसका मतलब सीधी सी बात है, दिमाग तक, नाभि से दिमाग तक पहुंचने का रास्ता होगा कोई? तभी तो जा रहा है, वो कनेक्शन तो होगा ना। अगर लीवर को न्यूट्रिशन चाहिए कहाँ से जा रहा है? नाभि से। तो कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। शरीर के हर अंग तक, अगर मैं आपको बॉडी के अंदर से काट के दिखाऊं, अगर इस बच्चे के अंदर से देखें तो अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। नाभि से जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, जो खून की धमनियां हैं, वो शरीर के हर अंग तक जाती है। हमारे शरीर में 72,000 नसों का जाल है। उस सारे जाल का जो सेंटर पॉइंट है जहां सारी मिलती हैं, वो कौन सा है? नाभि है। मतलब नाभि वो स्थान है जहां से नसों का जाल है ना, पूरे शरीर का जो जाल है। इसको और गहराई से देखेंगे तो यहाँ से हार्ट पे जाने के लिए भी रास्ता है, यहाँ से किडनी पे जाने के लिए भी रास्ता है, यहाँ से लीवर पे भी जाने का रास्ता है, ब्रेन पे भी जाने का रास्ता है। शरीर के हर अंग तक पहुंचने का अगर रास्ता है तो कहां से है? नाभि से। सारे रोडों का जो है ना, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। ये हमारा अब दुर्भाग्य है हमारा कि जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ से बाहर से नाल को काट कर दिया जाता है, और उसके बाद अब सोचो, या बाहर से तो नाल को कट कर दिया, लेकिन अंदर का जो पूरा रास्ता था क्या वो भी खींच के निकाल दिया? नहीं सर। बाहर कर दिया सारा रास्ता? नहीं सर। वो अभी भी अंदर है, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया। बस नाल को कट कर दिया, उसके बाद जिंदगी बचेगी की बात बताया जाता है। निशान है बस, यहाँ से आप जुड़े थे वहां से। इसका फायदे, यहाँ से न्यूट्रिशन अंदर जा सकता है, सारे अंगों को सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। समझ में आई बात? समझ में आई? एक दो को एक दो को बढ़िया समझ में आ गया? यस सर। हाँ मैं बताऊं ना यार, ऐसे 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 क्या क्या समझ में करती हैं अपने घरों में? करते हैं सभी लोग? किस में करते हो? सब्जी में डालते हो? अच्छा देखो, ये ज्ञान वाली बात नहीं, ईमानदारी से बताना। सब्जी हल्दी क्यों डालते हो? किस में डालते हो? कलर के लिए, खाली कलर के लिए डाल रहे हैं। आज हम हल्दी अपनी सब्जी में, अपने खाने में किस लिए डाल रहे हैं? केवल कलर अच्छा है। हल्दी कलर के लिए नहीं, हल्दी इसलिए हमारा कल्चर बनाया था आयुर्वेद में कि रोजाना हल्दी डालो, क्योंकि हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी है। रोज अंदर कहीं की सूजन आएगी तो दूर हो जाएगी और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हल्दी तो रंग के लिए डाल रहे हैं। 4-5 लोगों का परिवार है, कितनी सी हल्दी डालते हैं? आधी चम्मच, बस रंग अच्छा है। हल्दी क्यों अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी है? क्योंकि हल्दी के अंदर एक नेचुरल स्टीरॉइड पाया जाता है। उस स्टीरॉइड का नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक प्राकृतिक स्टीरॉइड है। आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछना, इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए क्या देते हैं? वो स्टीरॉइड देते हैं। लेकिन वो जो स्टीरॉइड देते हैं वो आर्टिफिशियल बनाए गए स्टीरॉइड है, जो आपकी किडनी को डैमेज करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। कुदरत ने एक स्टीरॉइड बनाया है, इसका नाम है करक्यूमिन। ये हल्दी में पाया जाता है। अब ये कितना मिलता है? ये 1 किलो हल्दी में, अगर बहुत अच्छी हल्दी है, अगर बहुत अच्छी हल्दी है ना आपकी, तो 1 किलो हल्दी में मुश्किल से 8 से 9 ग्राम होता है। 1 किलो हल्दी में 8 से 9 ग्राम, वो भी अच्छी हल्दी है तो। अब 1 किलो में 8 से 9 ग्राम है तो आप सोचो आधी चम्मच डाल रहे हो, और वो भी पता नहीं उसमें है या नहीं। क्योंकि जब से हमने फैक्ट्री लगाई ना, मैं खुद बड़ा सरप्राइज था लोगों को देख के कि क्या क्या कर रहे हैं लोग आपके साथ। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मसाला बनाने वाली कंपनियां ना, पता क्या करती है? ये जो करक्यूमिन बहुत महंगा बिकता है, लगभग 75-72 हजार रुपए किलो बिकता है। तो कंपनियां क्या करती है? हल्दी लेती हैं, उसमें से करक्यूमिन को निकालती हैं, उसको बेच देती है, और बाकी जो बचे उसको मसाले के तौर पे आपको दे देते हैं। अब हल्दी की जो जान है ना, हल्दी क्यों अपने सारे काम करती है? क्योंकि हल्दी के अंदर क्या है? करक्यूमिन। अगर वही निकाल लिया तो जो हल्दी आपके पास है वो मरी हुई हल्दी, उसका कुछ नहीं होता, जीरो। खूब चाहे 10 चम्मच भर भर के खा लेना, कुछ नहीं फायदा मिला। क्यों? क्योंकि उसकी जान तो निकल सकती है। जो हमारा जो हल्दी जो मसाला है, हाँ। 45 ग्राम है, हाँ। तो उसमें करक्यूमिन है। और अब की बात तो उसने लिखा नहीं हुआ। हम अगली बार से क्या कर रहे हैं, मैं खुद उसकी पैकिंग चेंज करा रहा हूं। तो आपको हर बार जब भी आपकी हल्दी आपका पैकेट मिलेगा, उसमें बैच वाइज लिखा मिलेगा, इसमें इतना प्रतिशत करक्यूमिन है, जो आज तक किसी मसाले में कोई लिख के नहीं देता। हम 100% आपको जो पैकेट मिलेगा ना, मार्केट में किसी के पास जाता है, कौन सी हल्दी दिखा, इसमें करक्यूमिन है?
तुम्हें पता नहीं है, हमारी में है, देख इतना प्रतिशत है, साफ लिखा, चल जाए जांच करा लो, लिख के देंगे कोई कुरकुमिन, क्योंकि हल्दी की जान ही कुरकुमिन, साला उसको निकाल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं आपकी सेहत के साथ। बड़ी बड़ी कंपनी ऐसा कर रही है। तो हल्दी धरती की सबसे अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी, क्योंकि उसमें कुरकुमिन है। अब कुरकुमिन चाहिए हमें सूजन दूर करने के लिए। अब एक और साइंटिफिक चीज और बताता हूं आपको। ये तो है हल्दी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये क्या है? काली मिर्च सर, काली मिर्च, गोल मिर्च, जो भी आप बोलते हैं, ब्लैक पेपर। अच्छा, हल्दी तो आप रोज खाते होंगे घर में, काली मिर्च भी रोज खाते हैं क्या? खाते हैं सर, कुछ लोग आप खाते हैं, सभी लोग खाते हैं क्या काली मिर्च? रोज खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, समझ? चाय के साथ। रोज कभी कभार तो सब खाते हैं, रोजाना क्या दही में डालते हैं, अच्छी बात, जो खाते हैं अच्छी बात। मैं एक और आपको बात बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग बात है। जो ये हल्दी है ना, इसकी और जो काली मिर्च है, इनकी क्या है, इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती, बहुत गहरी दोस्ती। कितनी गहरी दोस्ती है, आप कितनी भी हल्दी खा लो, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, आप कितनी भी हल्दी खा लो, चाहे 10 चम्मच हल्दी खा लो पूरे दिन में, वो हल्दी आपके शरीर में तब एब्जॉर्ब होगी जब साथ में काली मिर्च। बिना काली मिर्च के हल्दी आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होती है। आप गूगल पे सर्च करके देखना, आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। हल्दी आपके शरीर में एब्जॉर्ब तब होगी जब साथ में काली मिर्च। जैसे ही हल्दी के साथ काली मिर्च को मिलाया जाता है, ये परफेक्ट मैच है दुनिया का, जैसे ही हल्दी के साथ काली मिर्च को मिलाया जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन 2000% बढ़ जाता है। क्या बात है, बढ़िया हो जाए। शरीर में एब्जॉर्ब करने की जो हल्दी की क्षमता है वो 2000% बढ़ जाती है। आप समझे? अगर हल्दी के साथ काली मिर्च नहीं है तो उसका एब्जॉर्प्शन 2000% कम हो जाएगा। 2000% कम का मतलब समझते हैं आप? बहुत ज्यादा सर, कुछ होगा ही नहीं। अगर इतना कम है कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां मैं देखता हूं 10 साल से 15 साल से 20 साल से कंपनियां चल रही है, कोई उनको हल्दी के कैप्सूल, कोई हल्दी के ड्रॉप, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, और साथ में काली मिर्च है। खिलवाड़ कर रहे हैं आपके पैसे के साथ। बिना काली मिर्च के हल्दी काम की ही नहीं है। मैंने पूछा एक दो कंपनियों के ओनर से भी, हल्दी के ड्रॉप आते थे, मैंने कहा कि सर आप ये हल्दी दे रहे हो, काली मिर्च तो है ही नहीं, क्या काम करती होगी लोगों को? बोले हमने हल्दी की ड्रॉप बनाई है, काली मिर्च तो घर पे खाई लेते होंगे। साला मैं हल्दी भी खा ले, खुद तुम्हारी क्या जरूरत है? हल्दी तभी अपने काम करेगी, कुरकुमिन तभी आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा जब साथ में काली मिर्च। पुराने समय में साइंटिफिक थे हमारे लोग, जब भी कोई भी लड्डू बनता था, कुछ बनता था, सब में क्या डालते थे? काली मिर्च डालते थे। यहाँ का मुझे पता नहीं, बंगोल में अपने वहां तो सब डालते ही थे। हर कोई भी मिठाई बनती थी जिसमें भी हल्दी इस्तेमाल होती थी, साथ में काली मिर्च जरूर डालते थे, क्योंकि काली मिर्च से ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो दोस्तों अब कंक्लूजन पे चलते हैं। हमें बीमारी को ठीक करना है तो इन्फ्लेमेशन को दूर करना पड़ेगा। इन्फ्लेमेशन को दूर कौन करेगा? करक्यूमिन। लेकिन करक्यूमिन को शरीर में अंदर एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या चाहिए? काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर से निकलता है पिपेरिन। जैसे हल्दी में से कुरकुमिन होता है, काली मिर्च का होता है पिपेरिन। तो हमें कुरकुमिन चाहिए, लेकिन साथ में उसका एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या चाहिए? पिपेरिन। तो दोस्तों अब ये कैसे होगा? क्योंकि आप जो हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुरकुमिन की मात्रा बहुत कम है। हमें प्रतिदिन 400 से 500 मिलीग्राम कुरकुमिन चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहीं पर सूजन ना आए और आगे ये वो दूर हो जाए। तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को मिला के एक शानदार प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है, जिसका नाम है कुरकुमिन पावर टैबलेट। इसमें कुरकुमिन और पिपेरिन, इसमें 475 मिलीग्राम तो है कुरकुमिन और 25 मिलीग्राम, वो तो बस थोड़ा सा चाहिए एब्जॉर्ब कराने के लिए, चाबी है बस। जो काली मिर्च है वो चाबी है इसको अंदर पहुंचाने। तो इसमें 475 मिलीग्राम कुरकुमिन है और 25 मिलीग्राम इसमें काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट पिपेरिन है। तो जो लोग भी चाहते हैं क्योंकि कोई भी बीमारी है वो ठीक हो, तो एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म दूध या गर्म पानी से ले। और जो लोग अभी स्वस्थ है, जिनको अभी कोई सूजन आई नहीं है कहीं पर, तो वो रोज की एक गोली लेते हैं। तो इसको अगर आपको जल्दी रिकवरी करनी है शुगर या तो कुछ दिन दो खाओ सुबह शाम। और जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको अभी इन्फ्लेमेशन नहीं आई है कहीं, वो एक गोली रोज खाना खाने के बाद गर्म दूध या गर्म पानी से। आपको दूध नहीं लेना, आपको शुगर है, आप पानी से लेना। तो गर्म दूध या गर्म पानी से खाना खाने के बाद एक गोली सुबह या शाम। समझ में आ गया? बस ये दो काम आपको करने हैं। सबसे पहले बाल्टी को खाली करना है। दूसरा, जो सूजन आ गई थी जिस वजह से कोई बीमारी के लक्षण नजर आए, उस सूजन को दूर करना है। तो ये दोनों चीज इस्तेमाल करने हैं, आप पाएंगे 99.999% समस्या आपकी खत्म। साइंटिफिक है, कोई जादू नहीं है, लॉजिकली बात करिए, लॉजिकली बात की समस्या होगी।
जिस पार्ट में आपको इन्फ्लामेशन आएगी टॉक्सिन्स की वजह से, उस पार्ट की आपको बीमारी लग जाएगी। सीधा सा बात। कोई भी बीमारी, जो भी बीमारी आपके दिमाग में नाम आता हो, चाहे एलर्जी हो, चाहे दिल की बीमारियां हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, अर्थराइटिस हो, ओबेसिटी हो, सोराइसिस हो, डायबिटीज हो, अस्थमा हो, आर्ट्रिटिस हो, कोई भी बीमारी जो भी आपके दिमाग में नाम आती हो, उन सब का जो असली जड़ है वो क्या है? सूजन। सूजन, सूजन। और सूजन क्यों आ गई? क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स घट गए। बस ये दो चीजें समझ जाना और इनको दो को दूर कर देना, आपकी तमाम तरह की बीमारी की। आपको किसी को टॉक्सिन्स इकट्ठे होने से किसी को शुगर हो, क्यों? क्योंकि सूजन कहां पे आ गई? पैनक्रियास में आ गई। अगर किसी को लीवर की समस्या हुई तो सूजन कहां पे आ गई? लीवर में आ गई। अगर समझो किसी को साइनस की समस्या है तो उसके जो अस्थमा की समस्या है वो लंग्स में सूजन है। जिस बीमारी को, और आपको मेडिकल शब्द का एक शब्द बता देता हूं, जिस बीमारी के अंत में आइटिस लिखा हो, बीमारी का नाम जिसके अंत में आइटिस, इन्फ्लामेशन को मेडिकल लैंग्वेज में, डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं आइटिस। अब जैसे कोई भी बीमारी, जैसे कोई आइटिस वाली बीमारी, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब अर्थ मतलब जॉइंट और आइटिस मतलब जोड़ों की सूजन, सीधा सा जोड़ों की सूजन आ गई, अर्थराइटिस। और कोई आइटिस वाली ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब जो सांस की नलियां है उनमें सूजन आ गई तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। और कोई आइटिस वाली बीमारी, आइटिस, कोई भी बीमारी है, स्पॉन्डिलाइटिस, कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, साइनोसाइटिस, डर्मेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, जितनी भी बीमारियां हैं, आइटिस का मतलब सीधा सा सूजन आ गई, बस सूजन। ये सूजन ही है हर बीमारी की जड़, असली जड़। क्यों हमें अर्थराइटिस हो, क्योंकि जोड़ों पे सूजन आ गई। क्यों हमें शुगर हो, क्योंकि पैनक्रियास में सूजन आ गई। लीवर की समस्या मतलब लीवर पे सूजन, सांस की समस्या मतलब फेफड़े में सूजन, साइनोसाइटिस मतलब साइनस की सूजन, ब्रेन की दिक्कत मतलब ब्रेन में सूजन। जहां ये इन्फ्लामेशन आएगी वहीं की बीमारी लग जाए, बस सीधा सा। और सीधा सा है पेन, दर्द। दर्द शब्द जहां पे आपको हुआ ना दर्द, समझ लो दर्द इसलिए है क्योंकि वहां पे अंदर इन्फ्लामेशन। जहां पे दर्द शब्द का जिक्र है तो समझो इन्फ्लामेशन है। अगर मान लो दूर कहीं आपको धुआं दिख रहा है तो आप क्या अंदाजा लगाओगे, क्या है वहां पर? आग। अगर धुआं है तो मतलब आग भी है। अगर दर्द है तो सीधी सी बात है इन्फ्लामेशन भी है। बिना इन्फ्लामेशन के दर्द तो कहीं पे भी दर्द, तो चाहे कोई भी दर्द वाली कंडीशन हो या कोई भी तमाम तरह की बीमारियां, इन सब का जो जड़ है असली वो क्या है? इन्फ्लामेशन। अब अगर आपको कोई बीमारी ठीक करनी है, शुगर ठीक करनी है, तो पहली बात तो शरीर में जो कचरा भरा था वो हमने खाली कर दिया। दूसरा, अब उस कचरे की वजह से क्या आ गई अंदर? सूजन। उस सूजन को दूर करना है, बस ये दो स्टेप करने हैं, बीमारी ठीक हो जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आई क्या? यस सर। जो बातें बोल रहा आ रही है क्या समझ में? आप लोग क्या है, जब ज्यादा शांत बैठ जाते हो ना तो टेंशन होने लगती है। मैं एक बार 4-5 साल पहले कर्नाटक में गया था, वहां पे एक दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेक्शन सनाई पत्ती, वो थोड़ा सा ले लो आप, वो पुरानी से पुरानी गंदगी जमा है ना, जो जैसे वो कैंसर वाले पेशेंट की देखी थी, अगर सनाई की पत्ती दे दी जाए तो सब पूरी गंदगी खुरच के बाहर आ गई। सोना पत्ता, सोना पत्ता, उसको सोना पत्ता बोलते हैं उसको, वो भी अच्छी चीज है। इसके अलावा और जीरा, जीरा भी अच्छा, जो आपके घरों में जीरा लेते हैं, जीरा खाते हो, जीरे को रात को पानी में भिगो के रख दो, सुबह उस पानी को उबालो जीरे को और उसको छान के पी लो, वो आपके वो अंदर से बिल्कुल क्लीन करती है। अजवाइन भी कर सकती है, अजवाइन भी डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक और चीज है लेमन ग्रास, व्हीट ग्रास नहीं, लेमन ग्रास। एक घास होती है, नींबू जैसी खुशबू आती है, उसको ऐसे करोगे ना नींबू जैसी लगेगी, चाय बनाते हैं उसकी, तो उसकी चाय हाँ लेते हैं उसको, लेमन ग्रास को, वो बहुत बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन करती है। वो शरीर में जो भी टॉक्सिन जमा है ना वो सबको बाहर निकाल देती है लेमन ग्रास। हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसी बहुत सारी, पुदीना पत्ता, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सफाई के काम आती है। लेकिन अब समस्या क्या है, या तो हमें इनकी जानकारी नहीं, और जानकारी है तो फिर इनको यूज करना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका नाम क्या है? अब्दुल जी। मान लेते हैं अब्दुल जी एक पेशेंट है, इनको बीपी की समस्या है तो नहीं? नहीं है ना? हाँ नहीं होगी, तो वैसे कह रहा हूं। अब्दुल जी को बीपी की समस्या है, मेरे पास आ गए, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैंने पढ़ रखा चरक संहिता, वार्ड संहिता में ये सब होता है। अब ये मेरे पास आ गए, बोले सर मेरे को बीपी है, मैं बोलूंगा अब्दुल जी आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपको किसकी जरूरत है? दवाई से पहले सफाई की जरूरत है। आपके अंदर गंदगी है उसको निकालेंगे, आपका बीपी अपने आप नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। ये बोलेंगे ठीक है जी करो,
बताओ कैसे करने में तैयार हूं। तो मैं बोलूंगा कागज पहले वो लिखो, मैं इनको बताऊंगा पहले सबसे पहले तेरे को कहीं से ताजा एलोवेरा लेके आना है, रोज सुबह शाम एलोवेरा का गुद्दा निकाल के सुबह शाम 50-50 ml लेना है। उसके बाद क्या करता है, आंवला, हरड़ और भेड़ा ये तीनों लाने हैं, 1, 2, 4 के अनुपात में लाने हैं, कूटना पीसना है, 8 गुना पानी में डाल के मारना है, जब चौथा हिस्सा रह जाएगा तो सुबह शाम पीना है। फिर तेरे को क्या करता है, पुनर्नवा लानी, पुनर्नवा खेतों से जैसे घास पुनर्नवा होती है वो लानी है और उसका रस निकाल के सुबह शाम पीना है। फिर तेरे को क्या करना है, एक काम और कर लेना, सनाई पत्ती लाना, सनाई पत्ती रात को सोते समय 2 से 3 ग्राम सनाई पत्ती का चूर्ण लेना है। फिर तेरे को क्या करना है, जो ये लेमन ग्रास की चाय जैसी बना के सुबह शाम उसके 2 कप उसके चाय पीने हैं। और फिर रात को सोते हुए काम करना, एक गिलास में जीरा डाल देना और सुबह तक रखा रहना और उसको उबाल के छान के पी लेना। बस ये सारे प्रक्रिया कर लेना, सफाई हो जाएगी। बहुत लंबा है सर। अब इतना अगर प्रोसेस समझा दूंगा तो क्या होगा अब्दुल के साथ, क्या करेगा ये, नहीं कर पाएगा, क्या करेगा ये, चुपचाप वहां से निकल गया, बोले सर होगी सफाई सर मैं तो ऐसे ही आ गया था आपके पास, सर कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो बिल्कुल ओके हूँ, होगी मेरी तो सफाई। ये चुपचाप मेडिकल स्टोर पे जाएगा, बीपी की गोली लेके खा लेगा, बोला देखा साला इतनी चीज बता रहा था। हाँ, पूरे दिन सफाई करता रहेगा, आप काम कब करेगा ये, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेद में लिखा तो है गाइडलाइन में, लेकिन उसको यूज करना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है। यस लेकिन 100% बोलता हूँ जो काम मैंने बताया है, अगर ये कर ले अब्दुल तो साफ हो जाएगा, उसको कोई बीपी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तो अब कैसे करा जाए, देखो आयुर्वेद में बता तो दिया उन्होंने सफाई का तरीका, लेकिन कैसे किया जाए हमारे पास समय नहीं है, इतना ना हमें जानकारी है। तो हमने बस आपकी हेल्प की छोटी सी, हमने क्या किया, यही सारी प्रक्रिया हम अपनी फैक्ट्री में करते हैं। एलोवेरा लिया, लेमन ग्रास लिया, त्रिफला लिया, पुनर्नवा लिया, जीरा लिया, सनाई लिया, जो जो लेनी चाहिए थी हमने, जो चीजें आयुर्वेद में बताई गई है, आसान करते हुए बताई गई है, हमने वो सारी चीजें ली, अपनी फैक्ट्री में दी और उनको प्रोसेस करके आपके लिए शानदार प्रोडक्ट बनाया और उसका नाम है डिटॉक्स जूस। अब आपको कोई प्रक्रिया नहीं करनी। अब अब्दुल जी मेरे पास आए और बोले मेरे को बीपी रहता है, ये रहता है, वो रहता है, मैं बोलूंगा आपको पहले सफाई की जरूरत है, कैसे होगी, तो ये लेके जाओ और 30-30 ml गर्म पानी में सुबह शाम। अब यूज कर लोगे या नहीं कर लोगे, इसको वापस दे देना चुपचाप कर दूंगा, आपने तो दिया था। सुबह शाम अब लेना कैसे है, सुबह 1 कप गर्म पानी लेना, चाय जैसा उबलता हुआ पानी उबाल के, जैसे चाय को बिल्कुल प्लेन वाटर चाय की तरह उबाल के और उसमें 30 ml इसको डालना है, 1 कप पानी, और इसको फिर चाय की तरह सिप करके पीना है सुबह खाली पेट। ऐसे ही रात को एक बार जब सोने लगोगे, खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी 30 ml डालना और चाय की तरह सिप करके पीना। दिन में 2 बार ऐसे करना बस। खाना खाने के आधे घंटे बाद। उसके बाद खाना नहीं खाना है, पानी वानी पी सकते हो, खाना कुछ नहीं खाना। फिर उसके बाद लास्ट में जब सोने लगोगे तब पीना। दिन में 2 बार ऐसे करना है। और कितने दिनों तक करना है, 90 दिनों तक करना है, 90 डेज तक। जैसे आप 90 डेज तक इस्तेमाल करोगे, आपका कोलोन कितना भी गंदा हो, आपका कोलोन कितना भी गंदा हो, वो ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही कोलोन ऐसा होगा, जैसे ही कोलोन ऐसा होगा, 85% बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 85% बीमारी कारण है कोलोन में गंदगी, और जैसे ही साफ होगी 85% आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 90 डेज के बाद इसकी एक बार कैमरा जरूरत ही नहीं ना, शरीर ही बता देगा। क्यों बार बार टेस्ट कराने, क्यों पैसा खर्च करना, क्यों शरीर को खर्च कर देना, पहले भी मत करा। वो तो ज्यादा अच्छा नहीं, वही तो अच्छी चीज नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं मैं किसी को सलाह नहीं देता हूं। तो कुछ पेशेंट के डेमो के लिए दिखाएं ताकि आपको समझ में आए। आपका शरीर बता रहा तकलीफ है और 90 डेज बाद ठीक हो जाएगी, तो क्या टेस्ट करेगा, क्या मशीन करेगी? आपका शरीर ही बताएगा ना मैं ठीक हो गया, है ना? समझ में आया? समझ में आया? तो अब कैसे होगा, उसके लिए ईश्वर ने हर चीज का समाधान जब आपको पैदा किया, ईश्वर ने आप हर चीज का समाधान आपके चारों तरफ ही दिया है। नेचर में हर चीज का समाधान है। जैसे दांत साफ करने के लिए, मुंह साफ करने के लिए भगवान ने क्या बताया? ब्रश तो अपन ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई, दातुन बनाया, नीम का, बबूल का दातुन बनाया। हमने क्या किया, उसको मॉडर्नाइज करके क्या बना दिया, ब्रश बना दिया। और भी बहुत सारी जड़ी बूटी भगवान ने बनाई है, लौंग है, मिसवाक है, नीम है, बबूल है, ये जड़ी बूटियां बनाई है, पुदीना है, जो मुंह को साफ रखने के काम आती है। हमने क्या किया, उनको मॉडर्नाइज करके पेस्ट बना लिया और ब्रश बना लिया, ताकि हम आसानी से रोज कर सके। हर चीज का समाधान आपके चारों तरफ है। नेचर
ये जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद कोई इलाज करने का नाम नहीं है। आयुर्वेद एक गाइडलाइन है कि हमें कैसा क्या क्या करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। आयुर्वेद एक साइंस, जब ईश्वर ने आपको पैदा किया तो उसमें गाइडलाइन बनाई गई कि क्या क्या करना चाहिए। सुबह उठ के नहाना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए, तेल लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, रात को कैसे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। ये गाइडलाइन है जिसका नाम है आयुर्वेद। उस आयुर्वेद में आपकी हर चीज का समाधान लिखा गया है। बालों को कैसे साफ करना है, दांतों को कैसे साफ करना है, सब लिखा गया है उसमें। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है। आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है कि हमें कैसे जीवन जीना है। भगवान के द्वारा लिखी हुई गाइडलाइन है ये, ब्रह्मा जी के मुंह से निकला हुआ ज्ञान है ये। क्या पैदा तो कर दिया, ये जिएंगे कैसे? वो सब कुछ जो जानकारी है। और लोग तुलना करते हैं आयुर्वेद और एलोपैथी की, सारी कोई तुलना ही नहीं है। वो तो एक खाली गोलियां हैं, 50 गोलियां साली उसकी, और आयुर्वेद की तुलना क्या? आयुर्वेद तो एक जीवन का विज्ञान है। तो उसी आयुर्वेद में आपकी हर चीज का समाधान बताया गया है। मुंह को साफ करने के लिए कुछ बनाया है, दांतों को साफ करने, बालों को साफ करने के लिए कुछ बताया है। क्या बताया? बालों को कैसे साफ कर सकते हैं? शैम्पू ना, शैम्पू नहीं बताया उसमें। शैम्पू तो हमने बना दिया, कुछ जड़ी बूटियां बताई है। हाँ देखो, 3 चीजें हैं, आंवला, रीठा और शिकाकाई। इन तीनों को ले लो, कूट पीस लेना, पानी में उबाल के बोतल में भर के रख लेना, और बाल धोना, देखना क्या झाग उठेगा और बाल बिल्कुल साफ हो जाएगा। आयुर्वेद में सब कुछ बताया गया। आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों को मिला लो और बाल धो, फिर देखो चमत्कार। अब रोज हमने क्या किया, कौन रोज कूटेगा, उबालेगा, फलाना करेगा, हमने उसको मॉडर्नाइज करके क्या बना दिया? शैम्पू बना दिया। हर चीज का समाधान है। जैसे बाल धोने के लिए कुछ है, मुंह धोने के लिए कुछ है, उसी तरह अंदर से धोने के लिए भी आयुर्वेद में बताया गया है। कुछ चीजें बताई गई है कि हमें समय समय पे अपने आप को अंदर से भी साफ करना चाहिए। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बताई गई है आयुर्वेद में। बता सकते हैं ऐसी कोई जड़ी बूटी का नाम जो बताई गई हो आयुर्वेद में? इस तरह की जड़ी बूटियां सर एलोवेरा। एलोवेरा एक तो है। एलोवेरा, एलोवेरा क्या है? जैसे मुंह की ब्रश करते हो ना, उसी तरह एलोवेरा की जो रेशे वो आंतों की ब्रश करते हैं, तो वो साफ करने के उसका काम ही है एलोवेरा का। कुदरत ने इसीलिए बनाया कि हमें समय समय पर एलोवेरा लेना चाहिए ताकि वो अंदर से आपको साफ करे। और कोई चीज? नोनी, गोमूत्र। सारे नोनी बेरी वाले आदमी है ना, इसलिए सबके दिमाग में चढ़ा हुआ नोनी, बेरी, तुलसी, ये सब के लिए नहीं है। क्या? नीम सफाई नहीं है। नीम एंटीबायोटिक बोल सकते हो, पर सफाई का काम नहीं। आंवल की, आंवला एक जो पार्ट है उसका एक पार्ट है आंवला। इन ऐसी 2 चीजें और मिलके एक चीज बनती है, वो सबसे बढ़िया चीज है। हाँ, आंवला, हरड़, बैला, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? त्रिफला। त्रिफला इस धरती का सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफायर आपके लिए वो है त्रिफला। आंवला, हरड़ और बैड़ा, इन तीनों को मिला के आचार्य वाघभट्ट जी बताते हैं, अगर कोई इंसान लगातार अपने जीवन में त्रिफला का सेवन करता रहता है तो 100 साल तक ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी वो बीमार पड़ता है। सब कुछ बताया गया है, बताया गया है। क्योंकि अगर त्रिफला रेगुलर रहता रहेगा तो अंदर कभी गंदगी जमेगी नहीं, बाल्टी कभी भरेगी नहीं, बाल्टी भरेगी नहीं तो कभी बीमार होंगे नहीं, और ना कभी बूढ़े होंगे। त्रिफला बेस्ट डिटॉक्सिफायर। बाल्टी भर दिया थोड़ा सा, तब भी त्रिफला काम करेगा? हाँ बताऊंगा। त्रिफला हो गया, एलोवेरा हो गया, और कोई चीज? व्हीट ग्रास भी नहीं, वो भी पोषण का काम करता है। व्हीट ग्रास न्यूट्रिशन है उसमें। तुलसी क्रोप नहीं है। बीटरूट, हाँ वो भी। फ्रूट्स तो सारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। हाँ कर सकता है, बिल्कुल फ्रूट्स करते हैं। मैं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की बात कर रहा हूँ कुछ। सर पपीता होगा ना? अब फ्रूट सारे ही करेंगे। फ्रूट्स अच्छा, फ्रूट्स के जो फाइबरस है वो आंतों को साफ करने में हेल्प करते हैं। बीटरूट भी करेगा, पाइनएप्पल भी करेगा, सभी करेगा। हर्ब्स की बात करूं तो कुछ और हर्ब्स है तो आयुर्वेद में जो लिखी गई है कुछ और हर्ब्स है ऐसी, जैसे अगर उसको लगातार भरते रहोगे तो कुछ दिनों बाद क्या होगा? स्मेल आएगी। अब जैसे ही स्मेल आएगी परफ्यूम छिड़क दो, ठीक हो जाएगी समस्या। वही तो कर रहे हो शरीर के साथ। जब अंदर बाल्टी भरने लगती है तो उसके लक्षण नजर आते हैं, गैस बनने लगती है, दर्द होने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगती है। आप उनका क्या करते हो? दवाइयां खानी शुरू कर देते हो। बाल्टी में ठीक है, आपने परफ्यूम डाल दिया 1 आध दिन के लिए 10-20 मिनट, लेकिन और कचरा भरते रहो और भरते रहो, कुछ दिनों बाद और क्या होगा? और ज्यादा सड़ेगा, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे, मक्खी मच्छर पैदा होने लग जाएंगे। जैसे मक्खी मच्छर पैदा होने लगे उसको छिड़क दो काला हीट, लाल हीट,
ठीक हो जाएगी समस्या। यही कर रहे हो बीमारियों के साथ भी, यही दवाइयां खा रहे हो आप। जब बीमारी के लक्षण आने लगते हैं, क्यों आने लगते हैं? क्योंकि आपकी बाल्टी भर गई और हम उसको और भरना शुरू कर देते हैं। समझ में आई बात? तो अगर आपको अपनी बीमारी को ठीक करना है या आप चाहते हैं आप कभी बीमार ना हो, तो हमें बाल्टी को भरना नहीं है, बाल्टी को खाली करना है। क्या करना है? खाली करना है। बस शरीर दवा से पहले शुद्धि करना शरीर दवा से पहले शुद्ध करना है। बस ये बात दिमाग में डालो, आपको जिंदगी भर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर दवा से पहले शुद्धि करना सभी मेरे साथ बोलो एक बात, शरीर दवा से पहले शुद्धि ज्यादा है। दवाई से पहले सफाई। आपने रसोई में बाल्टी रखी है, दवाइयां भारत में हर साल जितने लोग बीमारियों से मरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरते हैं। किसी भी हॉस्पिटल का रिपोर्ट निकाल के देख लेना, जब दवाई बीमारियों से खतरनाक बीमारी की दवाइयां हैं जो आप खा रहे हो। शुगर से खतरनाक शुगर की गोली है, बीपी से खतरनाक बीपी की गोली है, थायराइड से खतरनाक थायराइड की गोली है, कैंसर से खतरनाक कैंसर का इलाज है। दवाई सही पूछो ना, दवाई शब्द का मतलब पता क्या होता है? दवाई किस बोलते? दवाई किसको बोलते? दवाई शब्द का क्या मतलब है? दबाना। दवाई का मतलब दबा के रखना ना, समझ। आज जाके डिक्शनरी में ढूंढना, दवाई का मतलब दबाना नहीं है। दवाई का मतलब होता है मारना। मारने की चीज को दवाई कहा जाता है, मारने की चीज को। जैसे आप घर से एग्जांपल ले लो, अपने घरों में मच्छरों की दवाई लगाते हो, तो वो क्या करती है? मच्छरों को ठीक करती है। मच्छरों की दवाई मच्छरों को ठीक करती है क्या करती है? चूहे की दवाई क्या करती है? दीमक की दवाई क्या करती है? दवाई होती सारी मारने की चीज है, दवाई कभी ठीक करने की चीज नहीं होती है। जैसे मच्छर की दवाई मच्छरों को मारती है, चूहे की दवाई चूहे को मारती है, दीमक की दवाई दीमक को मारते हैं। आप जो दवाई खा रहे हो आपको मार रही है। दवाई से कभी कोई ठीक नहीं हो सकता है। आप एक बात सोचो, अगर दवाई से कोई ठीक होता, आप खुद सोचो, दवाई से कोई ठीक होता, मान लेते हैं आज किसी को बीपी की गोली शुरू करी 5 mg की, अगले साल उससे अगले साल धीरे धीरे दवाई की डोज बढ़ती है कम होती है? दवाई की डोज कम होती है बढ़ती है। शुगर की आज 500 mg की गोली शुरू करी है तो 2 साल बाद डोज बढ़ेगी या कम होगी? समझ में आ रही बात? मेरी बात समझना। अगर दवाई किसी बीमारी को थोड़ा सा भी ठीक करती हो, थोड़ा सा भी 0.01% भी अगर बीमारी को ठीक करती हो, तो आज अगर मान लो दवाई शुरू करी और उसको थोड़ा थोड़ा भी ठीक करती हो, तो धीरे धीरे दवाई की डोज कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? हो क्या रहा है? तो बीमारी घट रही है या बढ़ रही है? खाली दवाई ठीक थोड़ी करती है। पहले 5 mg से काम चलता था, 10 mg की खानी पड़ रही है, तो बीमारी बढ़ी या घटी? तो क्या ठीक हो सकती है? क्या बीमारी का इलाज नहीं है। ये सब बीमारियां बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं। शुगर, बीपी, शुगर की अगर मैं बात करूं, शुगर की बीमारी को ठीक होने में ज्यादा से ज्यादा समय लगता है ना। अगर कोई चाहे मैं शुगर ठीक करना चाहता हूं, 21 दिन में उसकी शुगर ठीक हो सकती है, हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार 25 साल 50 भी हो जाएंगे तो भी क्यों? क्योंकि जो इलाज करने का तरीका है वो बता दूंगा। शुगर के बारे में बोर्ड है क्या? बीमारी का इलाज नहीं है, ठीक करने का तरीका। अगर आप सोचो मेरे पैर में दर्द में कांटा छुपा हुआ था और मैं दर्द की गोली 25 साल भी खा लेता तो क्या ठीक होता? 50 साल भी दर्द की गोली खाता तो क्या ठीक होता? क्यों? क्योंकि मैं इलाज किसका कर रहा हूं? दर्द का। और बन गए अब जिंदगी भर आप शुगर, बीपी, थायराइड की गोलियां खाते हैं। आप एक बात खुद सोचो, बीमारी का कारण क्या है कि बाल्टी भर रही है। तो अगर बीमारी को ठीक करना है तो बाल्टी को खाली करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और क्या रहे हो? भर रहे हो। जो पहले ही सारी भरी पड़ी और केमिकल उसको दवाइयां भरनी शुरू कर दी तो ठीक हो गए और बढ़ेगी बीमारी। हमें बीमारी को ठीक करना है तो इस बाल्टी को भरना नहीं है, बाल्टी को और यही ईश्वर ने यही सिद्धांत बनाया बीमारी को ठीक होने का। धरती का हर प्राणी ऐसे ही ठीक होता है। कुदरत ने ठीक होने का नियम ही बनाया। आप किसी भी जानवर को देखें, किसी भी प्राणी को देखें, सब अपने आप को ऐसे ही ठीक करते हैं। सब अपने आप को ऐसे ही ठीक करते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, कोई भी एनिमल देख लो। आपने कभी घर में कुत्ता पाला क्या? किसी? तो पाला किसी ने? नहीं भी पाला हो तो
आवारा कुत्ता गली के कुत्ते को देखता है, कुत्ता जब भी कभी बीमार पड़ता है क्या करता है? समझना, जब भी कुत्ता बीमार पड़ता है पहला स्टेप वो खाना पीना छोड़ देता है, क्या खाता है? घास खाता है। समझो आप, ठीक होने का नियम है ये बीमारी को, समझो उसकी एक्टिविटी, वो क्या खाता है? घास खाता है। घास खाने के बाद क्या होगी उसको? उल्टियां लगेंगी और उसकी बीमारी ठीक होगी। ये है ठीक होने का सिद्धांत।